नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोदान में पीढ़ी संघर्ष को किस तरीके से दिखाया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। इसके पिछले वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि गोदान का कथा सार क्या है, गोदान में किस तरह की कहानी है, क्या है, उसके बारे में आप कह सकते हैं एक संक्षेप में हमने ये समझ लिया था कि गोदान में किस तरह की कहानी है। हम बात करते हैं गोदान में पीढ़ी संघर्ष को किस तरीके से दिखाया गया है। तो सबसे पहले समझिए पीढ़ी संघर्ष क्या होता है। पीढ़ी संघर्ष का मतलब है एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के बीच में जो विचारों में अंतर आ रहा है, उसके कारण उनके बीच में संघर्ष पनपता है, संघर्ष जन्म लेता है, उसे ही हम कहते हैं पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि गोदान में ये पीढ़ी संघर्ष किस तरह से दिखाया गया है। तो देखिए, गोदान में पीढ़ी संघर्ष को कई अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, कई अलग अलग रिश्तों से दिखाया गया है। मतलब एक देखिए, भोला और उसकी जो पुत्री है झुनिया। भोला और झुनिया कौन है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। भोला और उसकी पुत्री जो झुनिया है, उनके बीच में जो टकराहट है, उनके विचारों में जो टकराहट है, उसको भी गोदान में पीढ़ी संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा मथुरा और उसके पिता के बीच जो दहेज को लेकर विचारों में भिन्नता है, उसके बारे में बात की गई है गोदान की, अगर हम बात करें तो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर हम पीढ़ी संघर्ष की चर्चा करते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी संघर्ष हमें गोदान में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है किसके बीच में भाई? वो देखने को मिलता है गोबर और होरी के बीच में। अब समझिए क्या है इनके बीच में जो पीढ़ी संघर्ष है, इसके बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, उनका कथन है, वो आपको नोट करना है। कथन ये है कि होरी और गोबर के बीच बातचीत एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार को पहचानने वाले आगे बढ़े एक नए किसान की चेतना का टक्कर है। मतलब यहां पर कहा जा रहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ये कहना चाहते हैं कि एक तो पात्र इसमें है होरी और दूसरा है गोबर। तो होरी और गोबर के बीच में जो पीढ़ी संघर्ष है वो इस तरीके से है कि गोबर अपने अधिकार को जानने वाला है, जबकि होरी एक पिछड़ा हुआ किसान है। तो एक पिछड़े हुए किसान और एक अधिकार को जानने वाले युवक के बीच का संघर्ष ही गोदान का पीढ़ी संघर्ष दिखाता है। अब हम बात करें कि ये पीढ़ी संघर्ष है क्यों, दोनों के बीच में जो विचारों में मतभेद है किस तरह से है, क्या परिस्थितियां हैं और किस तरह की बातें हैं, किस तरह का मतभेद है, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर अंतर क्या है दोनों के बीच में। सबसे पहला अंतर यह है कि होरी जो है वो यथास्थितिवादी है। अब देखिए, यथास्थितिवादी होने का मतलब क्या होता है? जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार कर लेना ही यथास्थितिवादी होना होता है। मतलब भगवान ऐसा कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, इस तरह मान लेना। कर्म, अपने कर्म के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना कि जैसी स्थिति है उस स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं यथास्थितिवादी। होरी का कथन है, देखिए होरी का कथन क्या है? छोटे बड़े भगवान के घर से बन के आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। मतलब जो पिछले जन्म में उन्होंने अच्छा काम किया, जो जमींदार हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए वो इस जन्म में सुख भोग रहे हैं, जबकि हमने पिछले जन्म में कुछ संचा ही नहीं, संचा मतलब संचय नहीं किया, कुछ अच्छे कर्म का संचय नहीं किया, इसलिए ही हम कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा होरी का मानना है। जबकि गोबर जो है वो इसका अलग मानता है, गोबर विद्रोही स्वभाव का है, वो यथास्थितिवादी नहीं है, वो स्थिति को ठीक वैसे ही स्वीकार नहीं करता है, बल्कि वो स्थिति को बनाने में रखता है विश्वास कि हम अपनी स्थिति स्वयं बना सकते हैं। वो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है। अगर हम बात कर लें उसकी गोबर की, तो गोबर का कथन देखिए क्या है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। गोबर का कथन है, यह सब मन को समझाने की बातें हैं। कौन सी बातें? जो अभी होरी ने कही थी कि हम भगवान जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसी का परिणाम अच्छा होता है। अब यहां पर ये कहता है, यह सब मन को समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। मतलब यहां पर गोबर का विद्रोही स्वभाव देखने को मिल रहा है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। उसका कहना है कि जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है, पूर्व जन्म से कोई मतलब नहीं है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट ये है, होरी की मान्यता है कि व्यक्ति नहीं बल्कि समाज बड़ा है। मतलब होरी चाहता है, होरी ये सोचता है कि समाज की भलाई व्यक्ति के भलाई से ऊपर है। यदि अपना स्वयं का नुकसान करके हम समाज की भलाई करते हैं तो ये सच है, यही अच्छी बात है, ये होरी की मान्यता है। होरी क्या कहता है? हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते।
जबकि गोबर की मान्यता है कि पैसा ही बड़ा है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जी लिखा है ना, तो उसको ही कर लीजिएगा। पैसा ही बड़ा है, अगर पैसा है तभी समाज और बिरादरी का महत्व है, अन्यथा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, एक व्यक्ति जो पिता है होरी, वो मानता है कि समाज पहले है, बिरादरी पहले है, जात पहले है। गोबर विद्रोही स्वभाव का है, वो कहता है बिरादरी जात पहले नहीं है, पैसा सबसे पहले है। पैसा यदि है किसी के पास तो बिरादरी जाति सब में पूछ होगी, पैसा नहीं है तो आपकी कहीं भी पूछ नहीं है, ऐसा गोबर का मानना है। गोबर क्या कहता है आगे देखिए, रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। पहले के जमाने में ना हुक्का पानी बहुत वो होता था कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, जाति से निकाले जाओगे, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। अब ये क्या कह रहा है, विद्रोही स्वभाव का है, ये कह रहा है कि रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। अब देखिए अगर प्रश्न पूछ दे आपसे परीक्षा में कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष किस तरह से दिखाया गया है, उसकी चर्चा करिए, तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष को इस माध्यम से दिखाया गया है, 3-4 पात्र जो हमने ऊपर बताए उसके उल्लेख करेंगे। उसके बाद आप ये भी बता देंगे कि देखिए ये सारी चीजें तो हैं, ये पात्र तो हैं, इनकी वजह से तो है, लेकिन जो प्रमुख रूप से पीढ़ी संघर्ष गोदान में देखने को मिलता है वो मिलता है होरी और गोबर के बीच में। फिर आप बताएंगे कि निम्न बिंदुओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि गोबर और होरी के बीच में पीढ़ी संघर्ष है और किस प्रकार का संघर्ष है ये भी आप उसमें बताएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, होरी जो है वो संयुक्त परिवार में विश्वास रखता है, जबकि गोबर जो है वो एकल परिवार में विश्वास रखता है। उसको संयुक्त परिवार, दादा चाचा नाना नानी सबको लेके नहीं चलना है, वो अपने परिवार को लेके चलना चाहता है। ये जो चीज है ये बता रही है कि सामंतवाद बनाम पूंजीवाद, गोदान में सामंतवाद बनाम पूंजीवाद कहां पे दिखने को मिलता है, तो वो यहीं से देखने को मिलता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। एक सेकेंड जरा मैं कलर चेंज कर लूं। तो अब देखिए सामंतवाद बनाम पूंजीवाद ये कैसे गोदान में देखने को मिल रहा है, आप इस बात को समझिए। सामंतवाद का मतलब है, आपको पहले भी आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, फ्यूडलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जो जमींदार वर्ग है वही मेन होता है, जमींदार या सामंत कह लीजिए, उनका वर्चस्व रहता है समाज पर और वो जो चाहेंगे वैसे ही समाज में होती रहती हैं चीजें। तो यहां पर कहानी ये है कि अब चूंकि गोबर कमाने चला जाता है, इंडस्ट्री में जाके काम करता है, तो इसकी वजह से गोबर पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। पूंजीवादी व्यवस्था में अपना सुख, अपनी सुविधा और अपने तरीके से चीजों को लेके चला जाता है, जबकि सामंतवाद में व्यक्ति किसी का गुलाम है। सामंतवादी व्यवस्था में सामंतों का गुलाम है जो किसान है, कृषक वर्ग है। यहाँ पर गोबर जो है वो एकल परिवार में विश्वास रखता है और पूंजीवादी व्यवस्था में एकल परिवार उसका एक फीचर है, एक विशेषता है पूंजीवादी व्यवस्था की। जबकि सामंतवादी व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो सामंतवादी समाज की विशेषता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में होरी विश्वास रखता है, लेकिन गोबर जो है वो संयुक्त परिवार में विश्वास नहीं रखता है, पूंजीवाद में विश्वास रखता है। तो कल को ये प्रश्न पूछ दे कि गोदान सामंतवाद बनाम पूंजीवाद पर आधारित है, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए या आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, तो इस पर आप लिखने के लिए इन सारे बिंदुओं का उसमें उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम अभी और भी चर्चा करेंगे। होरी देखिए क्या कहता है, होरी किसानी की मर्जात को महान मानता है, मतलब वो मानता है कि मजदूर से बड़ा किसान है। किसानी में अपनी एक शान होती है, मजदूरी में शान नहीं है, किसी का चाकर बनने में वो शान नहीं है जो अपने खेत पे किसानी करने में है, ये होरी मानता है। जबकि गोबर पूंजीवाद को मानता है, वो कहता है कि गोबर को देखिए क्या कहता है, गोबर को मजबूरी करने में मरजात जाने का भय नहीं है, जबकि होरी को मरजात जाने का भय है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको आप उदाहरण के साथ आंसर में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं एक बार देख लेता हूं अपने फुटनोट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है होरी धर्म में विश्वास रखता है और धर्म के कारण हो रहे शोषण पर भी चुप है। अब देखिए गोदान की कहानी में क्या है, लास्ट में जो पंडित जी आते हैं वो गोदान मांगते हैं, गाय का दान करने के लिए कहते हैं। जिस व्यक्ति की ये पूरे जीवन की इच्छा रही कि उसके पास एक गाय हो, उसके पास वो गाय नहीं हो पाती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात उसको गाय देना एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि परंपरा है तो इसके आधार पर उसको गाय देना होता है। लेकिन अब आप समझिएगा, होरी धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, लेकिन गोबर धर्म में विश्वास नहीं करता है। गोबर कहता है कि धर्म पर आधारित जो शोषण की व्यवस्था है वो उसका समापन होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये बात वो कहता है। गोबर इस पर मुखर है और इसका विरोध भी करता है। गोबर को जब भी मौका मिलता है तो वो इस चीज का विरोध करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आप ये जो चीजें लिखेंगे ना, तो इसको आप उदाहरण के साथ लिखेंगे। जैसे ये गोबर को मजूरी वाली जो बात है, इसमें देखिए होरी का कथन है, वो आपको कथन भी याद रखना होगा। एक सेकंड रुकिएगा जरा। कुछ दिक्कत आ गई है शायद, इसमें मार्कर चल नहीं पा रहा है। मैं इसको कल ठीक कराता हूँ, चलने तो लगा लेकिन दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर जो मर्जाद की बात कही जा रही है, इसमें होरी क्या कहता है और उसके विपक्ष में गोबर क्या कहता है, इन दोनों के कथन को भी हम याद रखेंगे। अगर दोनों के कथन हम उदाहरण में लिखेंगे तो हमारा आंसर अच्छा बनेगा। अब देखिए क्या आपको लिखना है, मैं एक मिनट बताता हूँ। अब होरी और गोबर वाले इस कथन में आप लिख सकते हैं, जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वो भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं। ये होरी का कथन है। जबकि गोबर क्या कहता है, कहता है गोबर, वह अकेला 125 कमाएगा, यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है। अब इन सारे उदाहरणों के साथ जब आप इसकी चर्चा करेंगे कि गोदान में किस तरह का पीढ़ी संघर्ष दिखाया गया है, तब जाके आपका उत्तर सही बनेगा। तो गोदान पर एक ये वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष कैसे दिखाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है तथा आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो है इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सामंतवाद और पूंजीवाद, आप कह सकते हैं कि सामंतवाद का अंत होना और पूंजीवाद की शुरुआत होना, ये दिखाया गया है गोदान में। अब इसके माध्यम से आप कैसे बताएंगे इन सारी चीजों को, इन सारे चीजों को आप उसी उदाहरण के साथ बताएंगे जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। उसी उदाहरण का प्रयोग करके आप इसको लिख सकते हैं। गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है तथा आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस उपन्यास में क्या दिखाया गया है। इस उपन्यास में इस बात की चर्चा की गई है कि सामंतवाद की वजह से एक कृषक को किस प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, कैसे कैसे दुख उसको झेलने पड़ते हैं, सामंतवाद। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग पात्र हैं जो कि मैंने पिछले क्लास में चर्चा की थी। अब राय साहब का एक कथन देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि सामंतवाद का प्रभाव क्या है। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है, अर्थात सामंतवाद धीरे धीरे खत्म होने की ओर इशारा किया गया है। जो राय साहब हैं वो जमींदार हैं, और जमींदार का एक कथन है एक जगह पे इसी उपन्यास में, वो कहते हैं कि लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है, मतलब सामंतवादी व्यवस्था बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली है। यही बात हो गई कि ढहता हुआ सामंतवाद और उभरता हुआ पूंजीवाद, इसकी कथा है गोदान। ठीक है, समाजवाद धीरे धीरे। अब देखिए सामंतवादी समाज में क्या है, सामंतवादी समाज में मैंने बताया कि संयुक्त परिवार का बहुत ज्यादा महत्व है, उसके अलावा जात बिरादरी का बहुत महत्व है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि गोबर जो है वो जात बिरादरी को अलग करना चाहता है। जात बिरादरी, अभी बताया ना उसने कि हुक्का पानी से कुछ नहीं होता, पैसा हो तो हुक्का पानी का कोई मतलब नहीं है, जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। तो ये बता रहा है ना कि एक तरह से जो सामंतवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ एक चेतना लोगों के मन में आ रही है, ये गोबर के माध्यम से दिखाया गया। तो उस कथन को लिखकर जब हम ये आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया कि पूंजीवाद के आगमन का दौर है जिसमें गोबर ने मर्जाद आदि को कुछ नहीं समझा है, और गोबर का सीधा सीधा कहना है कि मर्जाद वगैरह कुछ नहीं होता भाई साहब, जो होता है वो क्या होता है, पैसा होता है, जो कि पूंजीवादी है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को हम इस आंसर को लिखेंगे। अगली बात हम करते हैं, तो अब हम बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाएगी कि सामंतवाद जो है वो ढह रहा है और एक नया पूंजीवाद जो है वो देखने को हमारे सामने आ रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऊपर ये कथन था उस कथन को हम एक बार देख लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे दिखाना था। देखिए वो कथन क्या है, एक सेकेंड, ये है, गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है तथा आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है। मतलब उस युग में, जिस युग में गोदान लिखा गया, उस युग की पीड़ा तो दिखा ही रहा है, आने वाले युग में क्या दिक्कत होने वाली है उसके बारे में भी चर्चा हमें गोदान में देखने को मिलती है। और इसके लिए कुछ उदाहरण देते हुए हम इसको स्पष्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने लिखी नहीं है और बीच में थोड़ा सा मार्कर भी आज धोखा दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं इसको भी देख लूंगा तो इसको मैं कर लूंगा। लेकिन फिलहाल काम चलाइए आज किसी तरह से इस वीडियो को, चूंकि मैं बना रहा हूं तो अब इसको बना ही लेता हूं, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको देख लूंगा क्या टेक्निकल दिक्कत आ रही है इसमें लिखने में। ठीक है, तो देखिए
अब यहां पर क्या दिखाया गया है, पूंजीवाद को हमको दिखाना है कि पूंजीवाद आ रहा है, पूंजीवाद आ रहा है, और ये भी दिखाना मतलब पूंजीवाद उठ रहा है, और दूसरी चीज दिखाना है कि सामंतवाद का पतन हो रहा है। यही चीज अगर हम दिखा देंगे तो हम ये बता देंगे कि गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा है, क्योंकि सामंतवाद खत्म होगा तो पूंजीवाद का ही उदय होता है, और इसके बारे में ही हमको प्रूव करना है। तो अब हम इसमें जो लिखेंगे, तो हमने पहले तो ये आपको कुछ चीजें बता दी जो संयुक्त परिवार एकल परिवार वाली बातें, उसके अलावा मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं आपको। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि पूंजीवादी विकास जो है वो किस तरह की चीजों को जन्म देता है, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेती है, तो वो लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था। पूंजीवाद जब होगा तो उस समय लोकतंत्र होगा, यानी कि राजतंत्र या सामंतवाद समाप्त हो जाएगा। तो उसके बारे में बताया उन्होंने कि सामंतवाद कैसे खत्म होगा, तो लक्षण कह रहे हैं कि हमारा वर्ग एक दिन मिट जाएगा। राय साहब का कथन है, वो कथन देके आप इसको बता सकते हैं। इसके अलावा पूंजीवाद जब होगा तो पूंजीवाद संचार के माध्यमों को भी बढ़ावा देता है। संचार के जो नए नए माध्यम है वो पूंजीवाद के आने की वजह से बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो छापाखाना के बारे में बताया गया है या फिर समाचार पत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है गोदान में, वो जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे तो ये क्लियर कर देंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था आ रही है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि छापाखाने खुल रहे हैं और समाचार पत्र वगैरह चल रहे हैं। तो एक चीज तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समाचार पत्र से संबंधित पॉइंट, समाचार पत्र, या फिर आप कह सकते हैं कि संचार माध्यम, संचार माध्यम। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे और सॉरी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। और पॉइंट क्या है आप ये समझिए कि यहां पर यह भी दिखाया गया है कि नारीवादी आंदोलन। अब नारीवादी आंदोलन कैसे दिखाया गया है, तो मिस मालती हैं और सरोज हैं। मालती और सरोज जो पात्र इस गोदान में दिए गए हैं वो दिखा रहा है कि कैसे एक नारीवादी आंदोलन अब सामने आ रहा है। तो नारीवादी आंदोलन ये सामंतवादी व्यवस्था में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में तो कृषक, मजदूर, वंचित और जो नारी है उसकी स्थिति बड़ी ही खराब होती थी। मध्यकाल की स्थिति आप देख लीजिए, तो मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति भी ठीक नहीं थी, बहुत खराब थी। तो यहाँ पर मध्यकाल का समापन ही तो सामंतवाद का समापन है, आप ये कह सकते हैं। तो यहां आप समझिएगा इस बात को कि समाचार पत्रों का विकास होना, सामंतवाद का गिरना और पूंजीवाद का उठना, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, लोकतंत्र आ जाना, फिर नारीवादी आंदोलन मिस मालती और सरोज के चरित्र के माध्यम से जो दिखाया है प्रेमचंद ने गोदान में, वो भी इस बारे में कहता है। उसके अलावा जो दलित चेतना है, जो किसानों का विद्रोह है, वो भी दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, तो आप इसके बारे में जब आप लिखेंगे, मैंने तो यहाँ पे चूंकि वो पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे उस पॉइंट को लिखना है। जब आप ये लिखेंगे कि किसान विद्रोह हो रहे हैं, किसानों के अंदर चेतना आ रही है या दलितों के अंदर चेतना आ रही है, तो आप लिखेंगे कि यहां पर गोबर का उल्लेख आप करेंगे, कि गोबर के कुछ कथनों का भी उल्लेख आप कर सकते हैं कि गोबर कैसे धर्म में विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि धर्म के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, धर्म की वजह से जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ है वो। तो ये आप इस बात का उल्लेख करेंगे तो बताएंगे कि देखिए फिर पूंजीवाद आ रहा है, क्योंकि धर्म जो है उसका विरोध नहीं है यहाँ पे धर्म के कारण जो शोषण हो रहा है उस शोषण का विरोध किया जा रहा है। किसके द्वारा? गोबर के द्वारा। लेकिन होरी के द्वारा उसका विरोध नहीं किया जा रहा था, क्योंकि होरी मानता है कि पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उसी की वजह से हम वर्तमान जीवन में या तो सुख भोग लें या तो दुख भोग लें। ये दोनों कहां से भोग रहे हैं? पिछले जन्म में जो काम किया था हमने उसकी वजह से भोग रहे हैं, ऐसा वो मानता है। क्लियर बात है? ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, एक दो और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपके आंसर के लिए होगा। देखिए कुछ कथन है, उस कथन को सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी किताब से या गोदान से भी देख सकते हैं। अब देखिए कथन क्या है, यहाँ पे शोषण करने वाला वर्ग एक है और एक शोषित वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है। होरी कहता है कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसके सर न थी, प्रायः सभी किसानों का यही हाल था, अधिकांश की दशा इससे भी बदतर थी। मतलब उस समय जो किसानों की दशा है उसके बारे में प्रेमचंद कह रहे हैं कि केवल होरी अकेला नहीं है, होरी को सिर्फ इस बात का संतोष है कि मैं अकेले ही कष्ट नहीं भोग रहा हूं, बल्कि और सारे लोग भी इस तरह के कष्ट भोग रहे हैं, ये होरी कह रहा है। उसके बाद गोबर क्या कहता है, गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर की मिल में नौकरी कर ली। देखिए एक जगह से हो गए दूसरी जगह नौकरी कर लेती है, यही तो बता रहा है कि नौकरी करना पूंजीवाद का आगमन, ठीक है, जो हमें करना है इसमें, जो प्रूव कर रहे हैं जिस चीज को। दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता है तो उसकी देह में जरा भी जान नहीं रहती। पूंजीवादी प्रक्रिया,
पूंजीवादी समाज का एक ये भी है कि बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी और उसमें भी शोषण होता है, लेकिन सामंतवाद में हुआ शोषण पूंजीवाद के शोषण से बिल्कुल अलग तरीके का शोषण है। हालांकि शोषण तो शोषण ही होता है, लेकिन फिर भी खैर, यहां देह को उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल से, उस गति और उस तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लगा रहता था। सब श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकन और मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। ये बता रहा है कि शहर में जाने के पश्चात पूंजीवादी व्यवस्था में जो खामियां होती हैं, जो लोगों का अकेलापन, जो ऊब होता है, उसके बारे में भी उल्लेख किया है प्रेमचंद ने इस उपन्यास में। तो कुल मिलाकर दो टॉपिक हमने समझा। एक समझा कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष कैसे दिखाया है, और दूसरा समझा कि गोदान अपने युग का प्रतिबिंब कैसे है, आने वाले युग की प्रसव पीड़ा कैसे है, या फिर यूं कह लें कि सामंतवाद के ढहने की और पूंजीवाद के उठने की प्रक्रिया गोदान में दर्शाई गई है। इसके बारे में हमने चर्चा की इस वीडियो में। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मार्कर में कुछ दिक्कत आ गई है, उसके बारे में मैं देखता हूं और अगली वीडियो में ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 9169041691 इस पर व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।